हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड के द्वारा जो राजस्थान की रीट पात्रता परीक्षा यानी रीट की मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही है जनवरी या फरवरी 2023 के अंदर, उसके रिगार्डिंग जो सिलेबस में एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, नया जो एक पार्ट जोड़ा गया है, उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान है। उसमें सब हेडिंग के अंदर राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं। जो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, कुछ छोटे छोटे इस प्रकार से टॉपिक डाले हुए हैं। राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं, तो एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है वो मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट जो हमारा रीट से संबंधित जो भी टॉपिक का वीडियो आए वो सबसे पहले आप देख सको। ठीक है, तो इस क्लास की आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको जो है क्लास की जो पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, और ये एक और कि आप जो है साथ साथ में हैंड रिटन नोट्स भी बनाइएगा आपका, ताकि आपको जो एग्ज़ाम हो उस समय आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो। अपने हिसाब से बना लेना। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे सारा का सारा लिख कर दे रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट जुड़ा हुआ है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ठीक है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान ये पार्ट जुड़ा हुआ है रीट के अंदर। उसके अंदर पहला ही जो टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है। इसके अंदर हमने फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनकी एक वीडियो डाल दी है। ये भी मैं दोबारा जो 26 फ्लैगशिप मुख्य रूप से 26 वर्तमान में चल रही है वो दोबारा डाल देंगे। ठीक है, और एक हमने कर लिया है, वो राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी हैं वो हमने कर लिया है। ठीक है, ये 3 टॉपिक हो जाएंगे, एक तो प्रतीक चिन्ह का, एक फ्लैगशिप योजनाएं और एक खिलाड़ी। ठीक है, तो बात करते हैं। पहला जो हमारा प्रतीक चिन्ह है राजस्थान का राज्य वृक्ष। राजस्थान का राज्य वृक्ष की बात करें तो वो है, आप सभी को पता है, खेजड़ी है। खेजड़ी को समी वृक्ष भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो राज्य वृक्ष की घोषणा है वो 31 अक्टूबर 1983 को है घोषणा की गई थी। इसका अगर वानस्पतिक यानी वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाए तो वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है, प्रोसोपिस सिनेरिया इसका वानस्पतिक नाम है। इसके और भी अन्य नाम हैं यानी उपनाम हैं। कौन कौन से हैं? एक तो रेगिस्तान का कलवृक्ष इसे कहा जाता है। इसकी जो फलियां होती हैं उनको सांगरी बोला जाता है। इनकी जो पत्तियां होती है उसको लूम या लूंग बोला जाता है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष को पंजाबी में और हरियाणवी में जांटी बोला जाता है। ठीक है, तमिल भाषा में पेमे बोला जाता है। कन्नड़ भाषा में इसे बन्ना बन्नी बोला जाता है। ठीक है, सिंधी भाषा में इसे छोकड़ा कहा जाता है। बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा, बिश्नोई संप्रदाय है उसके द्वारा जो स्थानीय भाषा में इसको सिमलो कहा जाता है। ये ध्यान रखना, जो बिश्नोई संप्रदाय है उसमें जो है इसको सिमलो कहा जाता है। ठीक है, इसका जो हमारी जांटी है या खेजड़ी है उसका धार्मिक महत्व भी है। ठीक है, जो दशहरा होता है हमारा विजयदशमी, अश्विन शुक्ला दशमी। ठीक है, अश्विन शुक्ला दशमी होता है, दशहरा होता है, उसमें आपको क्या है, ये जो समी वृक्ष है, खेजड़ी वृक्ष है, उसका पूजन किया जाता है। उसके अलावा लोक देवता जो गुग्गा जी और जुझार जी हैं, इनके थान भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं। ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, कला संस्कृति के अंदर जो लोक देवता पढ़ते हो आप, उसके अंदर भी ये आपने नोटिस किया होगा कि गुग्गा जी और जुझार जी का जो मंदिर बना होता है, मेड़ी बनी होती है, वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होती है। ठीक है, नेक्स्ट खेजड़ी से संबंधित और भी वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में सर्वप्रथम जो बलिदान है 1604 ईस्वी में जोधपुर के रामसड़ी गांव में कर्मा और गोरा नाम के 2 व्यक्तियों ने दिया था। ठीक है, किससे रिलेटेड? वन्य जीवों की रक्षा से रिलेटेड। ध्यान रखना, वन्य जीवों से रिलेटेड, खेजड़ी से नहीं है, ये वन्य जीवों से संबंधित है। ये पूछा जा सकता है। 1604 के अंदर जोधपुर के रामसड़ी गाँव के अंदर कर्मा गोरा थे। ठीक है, उसके बाद में वन्य जीवों की रक्षा के लिए दूसरा बलिदान दिया गया था, वो 1700 ईस्वी के अंदर जो है नागौर के मेड़ता परगना में पोलावास गांव है, वहाँ पे दुच्चो जी नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा दूसरा जो बलिदान है वन्य जीवों के लिए दिया गया था। ठीक है, ये वन्य जीव की बात चल रही है। अब बात आता है जो खेजड़ी वृक्ष है, जो खेजड़ी वृक्ष है राज्य वृक्ष है राजस्थान का, उसकी बात आ रही है। तो खेजड़ी वृक्ष के लिए प्रथम बलिदान है वो अमृता देवी बिश्नोई ने दिया था 1730 ईस्वी में। 363 जो पुरुष और महिलाओं के साथ, इसमें जो 69 महिलाएं थी और 294 पुरुष थे। ठीक है, 363 लोगों के साथ इन्होंने अपना बलिदान दिया था। ठीक है, ये जो बलिदान है जोधपुर के खेजड़ली गांव, जोधपुर का एक खेजड़ली गांव है, यानी इस गांव को दूसरा नाम है गुड़ा बिश्नोइया। ठीक है, इसके अंदर भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये बलिदान दिया गया था। भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये बलिदान दिया था। अमृता देवी बिश्नोई जो महिला हैं उनके नेतृत्व में 363
लोगों ने, ठीक है, उनमें से जो 69 हैं 69 हैं वो महिलाएं हैं, 294 पुरुष थे, उन्होंने बलिदान दिया था अमृता देवी के नेतृत्व में, ठीक है। आगे भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो खेजड़ली गांव में जब बलिदान दिया गया, जिस दिन बलिदान दिया गया, भाद्रपद शुक्ल दशमी को बलिदान दिया गया था, उसी दिन है, उसी गांव के अंदर खेजड़ली गांव जो जोधपुर का है, वहां पे वृक्ष मेला लगता है, ठीक है, उनकी याद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये पूछा जाता है कि अमृता देवी बिश्नोई हैं जिन्होंने खेजड़ी के लिए बलिदान दिया था, उनके पति का नाम क्या है? तो उनके पति का नाम है वो रामोजी बिश्नोई था, रामोजी बिश्नोई इनके पति का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट है बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा दिया गया यह बलिदान, यानी जो अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा या फिर अन्य जो बिश्नोई लोगों के द्वारा, बिश्नोई संप्रदाय के जो भी महापुरुष हैं जिनके द्वारा बलिदान दिया जाता है उनको साका या खंडाना बोला जाता है, ठीक है। जो भी बलिदान दिया जाता है उनको साका या खंडाना बोला जाता है, ठीक है। इस बलिदान के समय यानी जो अमृता देवी के नेतृत्व में जो बलिदान दिया गया था उसके समय जोधपुर का राजा था वो था अब्बे सिंह था, और जो अब्बे सिंह के आदेश पर गिरधदास, ठीक है, गिरधदास के द्वारा 363 लोगों की हत्या की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रथम खेजड़ी दिवस, जो खेजड़ली दिवस है वो प्रथम 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था, 12 सितंबर 1978 को बनाया गया, इसलिए जो 12 सितंबर 1978 को खेजड़ी दिवस मनाया गया था प्रथम, तो 12 सितंबर को ही हर वर्ष 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाना जो है प्रारंभ हो गया। कब से हुआ? 12 सितंबर 1978 से, ठीक है, ये ध्यान रखना। पहला जो है 12 सितंबर 1978 को, और उसके बाद से है 12 सितंबर को हर वर्ष जो है खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1994 में शुरुआत की गई थी इसकी, ठीक है। प्रथम पुरस्कार है वो गंगाराम बिश्नोई जो जोधपुर के थे उनको दिया गया था। अमृता देवी जो पुरस्कार है अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार 1994 से प्रारंभ हुआ और प्रथम है गंगाराम बिश्नोई जोधपुर को दिया गया था। नेक्स्ट है खेजड़ली आंदोलन, तो खेजड़ली आंदोलन है वो चिपको आंदोलन उत्तराखंड का जो चिपको आंदोलन था उससे प्रेरणा स्रोत रहा है, ठीक है। चिपको आंदोलन है उत्तराखंड के सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा है उत्तराखंड के, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, उससे इन्होंने ये प्रेरणा ली थी, खेजड़ली आंदोलन किया था। तेलंगाना का जो राज्य वृक्ष है वो, राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी है, उसी प्रकार जो है तेलंगाना का भी जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वही किस राज्य का राज्य वृक्ष है? तो तेलंगाना का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, जिसे जरमेटी भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प की बात करें तो राज्य पुष्प है वो रोहिड़ा है, ठीक है। राज्य पुष्प रोहिड़ा है, ठीक है। घोषणा की बात करें तो घोषणा है 21 अक्टूबर 1983 को घोषणा की गई थी राज्य पुष्प के लिए, ठीक है। वनस्पतिक नाम इसका है रोहिड़ा का वनस्पतिक रोहिड़ा फूल, ध्यान रखना राज्य पुष्प है, आप कई बार सीधा बोल देते हैं रोहिड़ा, ठीक है, रोहिड़ा नहीं है, ठीक है। रोहिड़ा का फूल जो होता है उसे राज्य पुष्प घोषित किया गया है, रोहिड़ा फूल को, ठीक है। रोहिड़ा फूल को है वनस्पतिक नाम, वैज्ञानिक नाम है उसका टिकोमेला एंडुलेटा, टिकोमेला एंडुलेटा इसका वनस्पतिक नाम है, और इसके अन्य भी नाम है, उपनाम है। तो टिकोमेला एंडुलेटा रोहिड़ा का फूल है उसका नाम है। दूसरा नाम इनका क्या है? मरुस्थल का सागवान, इन्हें मरुस्थल का सागवान है, मारवाड़ टीक है, रोहिड़ा को जो राजस्थान की मरु शोभा भी कहा जाता है, राजस्थान की मरु शोभा है रोहिड़ा के फूल को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में रोहिड़ा का फूल पाया जाता है? तो बात कर लेते हैं राजस्थान में जो है जैसलमेर है, राजस्थान के अंदर जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ठीक है, इन जिलों में ये है रोहिड़ा का फूल पाया जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो जिले हैं इनका मतलब क्या हुआ, लगभग ये क्या है, मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से पश्चिमी क्षेत्र के अंदर ये रोहिड़ा का जो वृक्ष है पाया जाता है, ठीक है। रोहिड़े के पुष्प जो हैं वो कब आते हैं? तो रोहिड़े के जो पुष्प हैं वो मार्च अप्रैल के अंदर जो खिलते हैं, आपको दिखाई दे रहा है हिरमच, यानी गहरे रंग के, ये केसरिया रंग के होते हैं, ठीक है। इसका रंग भी पूछा जा सकता है किस रंग के होते हैं, केसरिया रंग के होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है रोहिड़ा जो है उसको एक जो कीड़ा है रेगिस्तान के अंदर वो नुकसान पहुंचा रहा है, वो है जरविल नामक कीड़ा है, ठीक है।
जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा है वो इसको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें अगर हम राज्य पशु की, राजस्थान का राज्य पशु, तो राजस्थान के राज्य पशु दो हैं, एक तो है चिंकारा, ठीक है, एक तो है चिंकारा, एक है ऊंट। तो चिंकारा और ऊंट दोनों ही राज्य पशु की श्रेणी में हैं और अलग अलग हैं, डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक श्रेणी में हैं, यानी वन्य जीव श्रेणी के अंदर अलग हैं और पशुधन श्रेणी के अंदर अलग हैं। वन्य जीव श्रेणी की बात करें तो उसके अंदर चिंकारा है और पशुधन श्रेणी के अंदर बात करें तो उसके अंदर जो हमारा ऊंट है। ठीक है, इस प्रकार से डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक श्रेणी के अंदर, कैटेगरी के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। पहला जो वन्य जीव श्रेणी के अंदर है चिंकारा है राज्य पशु। ठीक है, इसकी घोषणा है वो 22 मई 1981 को घोषणा की गई थी। वैज्ञानिक नाम जो है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे चिंकारा, उसका वैज्ञानिक नाम है गजेला। ठीक है, उपनाम, इसका उपनाम है छोटा हिरण। ये एक एंटीलोप प्रजाति का एक जीव है। ठीक है, इसके अलावा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे क्या पूछा जा सकता है, तो चिंकारों के लिए जो है नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो है, जयपुर का जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है। एक चिंकारा तो एक राज्य पशु है, यानी एक वन्य जीव है। इसके अलावा एक चिंकारा नाम का जो तंत्र वाद्य यंत्र भी है, यानी जिसमें तार होते हैं, वो क्या होता है, जो वाद्य यंत्र जिसमें तार होते हैं वो क्या है, तंत्र वाद्य यंत्र होता है। और इस प्रकार का चिंकारा नाम का एक तंत्र वाद्य यंत्र भी है। ध्यान रखना, ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसा क्या है जो एक वाद्य यंत्र है और एक राज्य पशु के रूप में भी है, तो वो है चिंकारा। ठीक है, चिंकारा। नेक्स्ट है जो चिंकारा है वो श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर है। ध्यान रखना, जो चिंकारा है वो श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर भी है। नेक्स्ट है जो मैंने पहली जो वीडियो थी उसमें बता दिया था कि जो शुभंकर हैं वो कौन कौन से किस किस जिले के हैं। नेक्स्ट है जो पशुधन श्रेणी के अंदर जो ऊंट हैं उसकी बात कर लेते हैं। घोषणा है 30 जून 2014 को, 30 जून 2014 को घोषणा की गई थी ऊंट की पशुधन श्रेणी के अंदर राज्य पशु की। अगर दर्जा की बात करें तो 19 सितंबर 2014 को इसको दर्जा दे दिया गया था। राज्य पशु जो है पशुधन श्रेणी के अंदर इसको दर्जा दिया गया था। घोषणा हुई थी 30 जून 2014 को और 19 सितंबर 2014 को इसको दर्जा दे दिया गया। वैज्ञानिक नाम है ऊंट का, वो है कैमलिन है। ठीक है, उपनाम रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ये रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। उसके जो पैर के ब्लेडर होते हैं वो उसके चौड़े होते हैं, वो पैर हैं, रेत में नहीं धंसते हैं, इस कारण इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो ऊँटों से संबंधित हैं। ऊँटों के देवता ये पूछे जाते हैं पाबूजी हैं। ऊँट पालन के लिए प्रसिद्ध जाति जो है रेवारी जाति है, रेवारी या रायका जाति वो है ऊँट पालक जाति कहलाती है। ठीक है, ऊँट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी है वो उस्ता कला कहलाती है, जो कि बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर की जो है उस्ता कला प्रसिद्ध है। ठीक है, ऊँट की नाक में डाला जाने वाला लकड़ी का आभूषण आपने देखा होगा, गिरबान होता है, एक लकड़ी का आभूषण होता है इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट है वो है गोरबंद है ऊँट का श्रृंगार का गीत है। गोरबंद ऊँट श्रृंगार का एक गीत है, यानी श्रृंगार जो किया जाता है ऊँट के जो काठी पिलान हैं, ठीक है, वो क्या है, सारा का सारा गोरबंद होता है और उससे संबंधित एक गीत भी गाया जाता है। नेक्स्ट है वो है ऊँट अनुसंधान केंद्र, यानी ऊँट को बढ़ावा देने के लिए एक अनुसंधान है। ठीक है, वहाँ पर जो है ऊँट की नस्ल को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है, ऊँट प्रजनन केंद्र है, ये ऊँट अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊँटनी के दूध की भारत की एकमात्र डेयरी है, वो उर्मुल डेयरी है, बीकानेर के अंदर है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी वो है दोस्तों पद्मा डेयरी, जो कि अजमेर के अंदर है। पद्मा डेयरी है वो अजमेर के अंदर है, सबसे पुरानी है। और ऊँटनी के दूध की एकमात्र डेयरी है वो है उर्मुल डेयरी, बीकानेर है। ऊँटनी के दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ऊँटनी की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जलपात्र, ध्यान रखना, जो ऊँट के खाल से बनाए जाते हैं जो ठंडे जलपात्र होते हैं वो कोप्पी कहलाते हैं। ठीक है, कुप्पी या कोप्पी कहलाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला बाड़मेर है, सबसे कम है वो प्रतापगढ़ में ऊँट पाए जाते हैं। ऊँट वध रोक अधिनियम, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना। ऊँट वध
रोक अधिनियम, यानी ऊंटों के वध पर रोक लगाई गई थी। दिसंबर 2014 के अंदर एक अधिनियम आया था। ऊंटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए दूध का दही नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। ऊंट के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में होता है, इसलिए दूध का दही नहीं बनता है ऊंट के दूध का। ऊंटनी का दूध है वो मधुमेह यानी डायबिटीज की रामबाण औषधि के साथ साथ यकृत व प्लीहा रोग में भी उपयोगी है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नाचना। नाचना का जो ऊंट है सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। गोमठ जो फलोदी है उसका ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेरी ऊंट बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है, और बीकानेरी ऊंट लगभग राजस्थान में सर्वाधिक जो है लगभग 50% जो नस्लें हैं राजस्थान के अंदर जो पाए जाते हैं ऊंट, उसमें 50% है बीकानेरी ऊंट हैं, सबसे भारी नस्ल होती है ये, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है उसकी बात कर लेते हैं, वो है गंगा सिंह हैं जो बीकानेर के शासक रहे हैं। उन्होंने पहले विश्व युद्ध में एक ऊंटों की सेना बनाई थी जिसे गंगा रिसाला कहा जाता है, ठीक है, जिसके पराक्रम को देखते हुए पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इसका पराक्रम देखा गया था। उसके बाद में बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके अंदर जो है ऊंटों को शामिल किया गया है। वर्तमान में जो शामिल हैं जो बॉर्डर पर गश्त करते हैं बीएसएफ के जवान, तो ऊंटों के ऊपर बैठकर गश्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राज्य पक्षी की। राज्य पक्षी की अगर बात करें तो राज्य पक्षी गोडावण है। घोषणा इसकी 1981 में हुई थी। वैज्ञानिक नाम है ओर्डियोटिस नेग्रिशिप। ओर्डियोटिस नेग्रिशिप है, ठीक है। उपनाम इसके हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है। गोडावण का अन्य नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। सोन चिड़िया है, शर्मिला पक्षी है, गुराइन है, बड़ा तिल्लोर है, सारंग है। हड़ौती क्षेत्र में इसको मालमोरडी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि हड़ौती क्षेत्र में गोडाउन को क्या कहा जाता है, मालमोरडी कहा जाता है। अगर बात करें गोडाउन के प्रमुख क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ पर ये रहता है, तो ये 3 जगहों पर मुख्य रूप से पाया जाता है। एक तो मरु उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान है मरु उद्यान, और एक सोरसेन 12 जो स्थान है वहाँ पे, सोंकलिया एक स्थान है वहाँ पे अजमेर के अंदर पाया जाता है। ये जो मूल रूप से गोडाउन है वो अफ्रीका का पक्षी है, ठीक है। ये जो गोडाउन है उसका प्रजनन केंद्र है जोधपुर, जैसलमेर और सोरसेन 12 के अंदर इसका प्रजनन केंद्र बनाया गया है, ठीक है, इसकी प्रजाति को बढ़ाने के लिए। अगर बात करें 2011 के अंदर IUCN द्वारा रेड डाटा लिस्ट के अंदर जो है गोडाउन को डाल दिया गया है, क्योंकि ये उसकी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। इसलिए IUCN जो डाटा लिस्ट तैयार करती है, रेड डाटा है, ग्रीन डाटा है, येलो डाटा है, ठीक है, वो 2011 के अंदर इसको संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2013, ध्यान रखना 5 जून 2013 विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत की थी, ठीक है। ये जो शुरुआत की थी वो की थी मरु उद्यान जैसलमेर से इसकी शुरुआत की गई थी प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, ठीक है। गोडाउन का प्रिय भोजन अगर बात करें तो वो मूंगफली और तारमीरा इसको सर्वाधिक पसंद है। गोडाउन की कुल ऊंचाई की बात करें तो 4 फीट ऊंचा होता है। NCERT में इसको लगभग 1 मीटर बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य की बात करें तो वो है घूमर। घूमर जो है केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। घूमर को जो है नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। ध्यान रखना, नृत्यों का सिरमौर है वो घूमर को कहा जाता है। राजस्थान की आत्मा भी इसको बोला जाता है, राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। नृत्यों का सिरमौर भी घूमर को कहा जाता है, जो कि राज्य नृत्य है राजस्थान का, ठीक है। नेक्स्ट है घूमर नृत्य की उत्पत्ति है वो मध्य एशिया के अंदर जो भृंग नृत्य है या मृंग नृत्य है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है घूमर की, ठीक है। घूमर के 3 रूप होते हैं, एक तो झुमरियो है, एक लूर है, एक घूमर है। झुमरिया की बात करें तो बालिकाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो झुमरिया कहलाता है। लूर जो है वो ग्रासी जनजाति के द्वारा किया जाता है, और घूमर है वो सभी महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। इसके बाद बात करें अगर हम घूम की, घूम है घूमर नृत्य के दौरान लहंगे के घेर को घूम कहा जाता है, ठीक है। और स्वाई घूमर के साथ लगाया जाने वाला अष्टताल कहरवा वो क्या कहलाता है, स्वाई कहलाता है, ठीक है। मछली नृत्य यह घूमर नृत्य का ही एक भाग होता है मछली नृत्य, ठीक है। इस प्रकार से आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से मैंने जो ये डिटेल डाली है इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन घूमर से नहीं पुटअप किया जाएगा, ये हमारी गारंटी है। नेक्स्ट है राज्य शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वो है कथक नृत्य। कथक नृत्य के जन्मदाता की बात करें तो वो है भानोजी महाराज, जो जयपुर घराने से संबंधित हैं, ठीक है, जयपुर घराने से संबंधित हैं। अगर बात करें एक नोट लगा के यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, कथक का भारत में प्रमुख घराना लखनऊ है। अगर राजस्थान की बात करें तो वो है जयपुर, राजस्थान में जयपुर है, वैसे कथक का है लखनऊ घराना है, ठीक है। नेक्स्ट है कथक
उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। कथक जो है उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है, और दक्षिण भारत का प्रमुख नृत्य है वो भरतनाट्यम है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य खेल। राज्य खेल की बात करें तो वो है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल है वो 1948 के अंदर इसको दर्जा दिया गया था। बास्केटबॉल में है 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल अकादमी है वो जैसलमेर में प्रस्तावित है, अभी बनी नहीं है, प्रस्तावित है, बन जाएगी आने वाले समय में। नेक्स्ट है राज्य मिठाई। राज्य मिठाई की बात करें तो वो है घेवर। घेवर है वो एक गोलाकार होती है डिस्क के आकार की, यानी सीडी जो होती है हमारी डीवीडी सीडी है उसके आकार की गोल गोल होती है, जिसको राजस्थान के अंदर कई वर्षों से बनाया जा रहा है, ठीक है। जो प्रमुख त्यौहार होते हैं मकर संक्रांति है, गणगौर, तीज, दीपावली, रक्षाबंधन, उनके द्वारा जो मांगलिक अवसर होते हैं उनके दौरान इसको जो है बनाया जाता है। जयपुर का जो तीज उत्सव है, जयपुर के अंदर जो तीज उत्सव मनाए जाते हैं उसमें जो घेवर है प्रमुख रहता है, ठीक है। इसके अंदर देसी घी है, मैदा है, दूध है, केसर है, इलायची है, पाउडर है, ये सारे के सारे यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है राज्य की राजभाषा। राज्य की राजभाषा है वो है हिंदी है, राजस्थान की राजभाषा हिंदी है। राज्य का लोकवाद्य, लोकवाद्य की बात करें तो वो है अलगोजा। राज्य कवि, राज्य कवि यानी राजस्थान का राज्य कवि है वो सूर्यमल मिश्रण है, ठीक है, सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट है राजधानी। राज्य की राजधानी जयपुर है। जयपुर से रिलेटेड भी मैं थोड़ा सा डाल दिया है इसके अंदर, वैसे इससे क्वेश्चन इसके अंदर नहीं पूछा जाता है, ठीक है, तो मैंने डाल दिया, इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। जयपुर की स्थापना की बात करें तो स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा 18 नवंबर 1927 को इसकी स्थापना की गई थी। नींव है पंडित जगन्नाथ के द्वारा ज्योतिष शास्त्र के आधार पर रखी गई थी, पंडित जगन्नाथ के द्वारा, ठीक है। इसका वास्तुकार यानी डिजाइन बनाने वाला है विद्याधर भट्टाचार्य था, ठीक है। जयपुर नगर के निर्माण के बारे में जो है हमें जानकारी जो है बुद्धि विलास नामक एक ग्रंथ है उससे जो जानकारी मिलती है कि इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। यह ग्रंथ जो है चाकसू के निवासी बख्तराम के द्वारा लिखा गया है। जो बुद्धि विलास नामक ग्रंथ है वो उसके लेखक हैं बख्तराम हैं जो चाकसू के निवासी थे। जयपुर का निर्माण जर्मनी के द एल्ट स्टड एलंग, एक शहर है द एल्ट स्टड एलंग है, उस शहर के आधार पर जो उसका नक्शा है उसके आधार पर बनाया गया है, जर्मनी का शहर है ये, ठीक है। जयपुर का निर्माण जो है चौपड़ पैटर्न पर बनाया गया। चौपड़ पैटर्न का मतलब है जो गलियां हैं वो एक दूसरे को काटती हैं इस प्रकार से, ठीक है, समकोण पर काटती हैं, ठीक है। जयपुर को प्राचीन काल में जयगढ़, रामगढ़, डुंडाड़ और मोमनाबाद के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। राजधानी जो है जयपुर को राजस्थान की राजधानी है 30 मार्च 1949 को बनाया गया था, जो एकीकरण का चौथा चरण था, एकीकरण का चौथा चरण था, उसके अंदर इसको बनाया गया था। जयपुर को राजधानी श्री पी सत्यनारायण राव समिति, जो पी सत्यनारायण राव समिति है उसके आधार पर बनाया गया था। ये पटवार 2015 के अंदर पूछा गया है, पटवार 2015 के अंदर पूछा गया है कि जो जयपुर राजधानी है वो कौन सी समिति के आधार पर बनाई गई थी। नेक्स्ट है सीवी रमन। सीवी रमन है, उन्होंने जयपुर को है आइसलैंड ऑफ गैलोरी, रंगश्री द्वीप के नाम से भी इसको उपनाम दिया है, रंगश्री द्वीप कहा है, ठीक है, सीवी रमन ने, आइसलैंड ऑफ गैलोरी, ठीक है। जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाने का श्रेय है जो है राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय है, उन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। जो प्रिंस अल्बर्ट हैं 1876 जो राजस्थान के अंदर आए थे जयपुर के अंदर, उसके समय राम सिंह द्वितीय ने है इन्हें गुलाबी रंग से रंगवाया था जयपुर को, ठीक है। 1137 में डुंडाड़ में दुल्हे राय ने कछवाहा वंश की नींव रखी थी 1137 के अंदर। ये आप जो राजवंश है उसके अंदर पढ़ोगे, ठीक है। और दौसा को राजधानी बनाया था उस समय, बाद में जो है ट्रांसफ़र कर दी गई राजधानी, ठीक है। ये था जो प्रतीक चिन्ह हमने राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं वो टॉपिक जुड़ा हुआ है रीट मुख्य परीक्षा के अंदर, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर जो है आपके 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो आपके इस टॉपिक से कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई सी भी बुक आप पढ़ लेना, कोई सी भी नोट्स ले लेना, सारे को सारी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे समाहित कर दी हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको नई जो वीडियो आए रीड से संबंधित वो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।